particle enters with an angle theta with magnetic field. अभी जो हमने केस किया था उसमें क्या था पहले देखो, अभी जो केस किया था भाई वो केस थोड़ा सिंपल था। वो सिंपल यूँ था कि भाई पार्टिकल ने एंटर किया था यूँ, मैग्नेटिक फील्ड थी यूँ 90 डिग्री। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे मैं इस तरीके से एक सिनेरियो बनाऊंगा जो कि समझने के लिए हमको ना अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखना पड़ता है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली कुछ इस तरीके से इन द प्लेन ऑफ द स्मार्ट बोर्ड, जस्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो बेटर। दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल मेरा एंटर कर रहा है कुछ इस तरीके से, दिस एक्स एक्सिस से इसने कुछ ऐसा एंगल बनाया हुआ है थीटा। वेलोसिटी उसकी v है, q और m सब वैसे ही है, मास m है, चार्ज q है। द ओनली डिफरेंस इज कि इस टाइम पे ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल ऐसे एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक, तो इसमें सीन क्या है, ये है B और ये है V। जरा मैं प्यार से इसको अलग से बनाऊँ। ये है B और ये है V, ये एंगल है थीटा। अब देखो क्या होगा इसमें। एक चीज समझो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा देना पड़ेगा आपको। सॉरी, जब मैं Q V क्रॉस B करता हूँ, ठीक है, Q V क्रॉस B करता हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर V इज पैरेलल टू B? ये बात समझ में आती है अपने को? एक पर्सपेक्टिव है समझना, इसे इजी समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो वो वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगी, बोलेगी तुम जाओ, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ, क्योंकि फोर्स 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो सर्कुलर पाथ भी नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू मी बिकॉज फोर्स इज 0। तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा स्मार्टली ऑब्जर्व करेंगे। वैसे तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थीटा एंगल पे कैसे सर्कल बनेगा, क्या होगा क्या होगा, बट अब इसको जरा अगर इस वेलोसिटी को हम कॉम्पोनेंटाइज कर लें, इस वेलोसिटी को हम कॉम्पोनेंटाइज कर लें, एक बोल दें यार v cos थीटा और दूसरी बोल दें v sin थीटा, तब मामला एकदम ईजी हो जाएगा। अब ऐसे समझो कि यहाँ पे दो पार्टिकल चल रहे हैं, एक चल रहा है ऐसे v cos थीटा से और दूसरा घुसा है ऐसे v sin थीटा से। तो पहले जरा v cos थीटा को देखो, v cos थीटा से इसकी कोई दुश्मनी नहीं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मेरे पैरेलल हो, तुमको मैं चेंज नहीं करूँगी, you go as it is. So v cos theta रहेगा as it is, क्योंकि ये कंपोनेंट वेलोसिटी का b के पैरेलल आ गया। v sin थीटा, v sin थीटा को वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो भी हम सो देख के आए। क्यों? क्योंकि आप परपेंडिकुलर आए हो, आप परपेंडिकुलर आए हो मेरे, तो आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो मैंने एक किसी भी चार्ज पार्टिकल जो परपेंडिकुलर आता मिलता। मतलब यू विल गो इन ए सर्कुलर पाथ। अब है तो ये अलग अलग पार्टिकल का मोशन नहीं, तो कहीं ना कहीं कंबाइन तो करना पड़ेगा। ये बोलेगा सर्कुलर पाथ, ये बोलेगा तुमको तो मैं घुमा दूंगी मैग्नेटिक फील्ड, v cos थीटा बोलेगा नहीं मैं तो आगे जाऊंगा। अब अगर घूमना भी है और आगे भी जाना है, इसको घूमना भी है और आगे भी जाना है, तो इसके पास कोई और चॉइस नहीं है, इट विल हैव टू गो इन अ पाथ लाइक दिस। V sin theta is responsible for rotations and V cos theta is responsible for forward movement. But remember, still इसकी velocity speed अभी भी constant ही रहेगी। क्यों? क्योंकि V cos theta पे कोई फोर्स नहीं है और V sin theta पे जो फोर्स है अभी भी परपेंडिकुलर है V sin theta के। तो मतलब स्पीड में अभी भी कोई चेंज नहीं है। ये V cos theta से आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका एग्जिस्टिंग एक वेलोसिटी है जो उसको आगे लेके जा रही है। तो इसके मोशन को अगर हम देखना चाहें, इसको हम बोलते हैं बाय द वे हेलिकल पाथ। इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये एक फेमस थ्योरी का पार्ट है अपना। इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट एट 90 डिग्रीज
विच पाथ इट टेक्स, आपका आंसर सिंपल होगा। बोर्ड में तो ऐसे भी क्वेश्चन सीधे आते हैं, हेलिकल पाथ। ठीक है, हाँ, अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट विल गो थ्रू अ सर्कुलर। बात समझ में आ रही है? तो अब कुछ चीजें समझो। एक्स एक्सिस विच इज अलोंग बी, यहां पे एक्स एक्सिस है, कहीं पे अलोंग बी ऐसे हो सकती है वाई से। तो मेन चीज क्या है? अलोंग बी, बी कॉस थीटा as it is, so without any change, मतलब v cos थीटा as it is रहेगा टाइम के साथ और चलता रहेगा आगे। और दूसरा ये देखो, यहां पे it will go in a circular path which is in a plane perpendicular to b and v also। तो b और v के से जो प्लेन बनेगा उससे परपेंडिकुलर, मतलब ये जो इस केस में अगर देखो तो b और v उससे प्लेन बन रहा है, ये दोनों इसी प्लेन पे तो हैं, b bc पे और v bc पे है। b और v, b ऐसा है v ऐसा, ये प्लेन हुआ। तो जो ये सर्किल होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब जो b और v का प्लेन बन रहा है ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, मतलब ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अब इसकी अगर आप रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो सर्कुलर मोशन कहां होगा? सर्कुलर मोशन होगा इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by two vectors v and, ठीक। एक्चुअली ये तब भी वैसे ही था, वो जो सर्कल था वो b और v दोनों के परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो उस तरीके से अपना ये याद रखना है अपने। अब रेडियस अब इसमें क्या होगा? रेडियस का फॉर्मूला था mv अपॉन क्यूबी। यहां पे क्या होगा? जो काम यहां v कर रहा है वो काम यहां कौन कर रहा है? v साइन थीटा कर रहा है। v साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन। तो यहां पे रेडियस हो जाएगी mv साइन थीटा अपॉन क्यूब, mv साइन थीटा अपॉन क्यूब। अब इसमें एक चीज होती है डियर, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड मैं उसमें बताना भूल गया, सॉरी। टाइम पीरियड, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कुछ टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई, ये लगा, ये हुआ डिस्टेंस और ये हुई वेलोसिटी। अब यहाँ पे r की जगह आप पहला वाला केस हम देख रहे हैं, पहला वाला केस, तो r की जगह आप रखोगे mv अपॉन क्यूबी। पुट वैल्यू ऑफ r एज mv अपॉन क्यूबी। तो ये टाइम पीरियड आपका आ जाएगा बहुत सिंपल, 2 पाई mv अपॉन क्यूबी, और नीचे एक v और बैठा हुआ है क्योंकि आपने v से डिवाइड किया टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो ये v से v का हुआ हैप्पी बर्थडे, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो ये एक और फॉर्मूला याद रखो, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यूबी। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर्मूला, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। स्ट्रेट मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सब कुछ आ गया टाइम पीरियड। अब आप देखो टाइम पीरियड में कहीं पे भी वेलोसिटी है ही नहीं इवेंचुअली, तो वहां पे भी क्या करोगे आप? mv साइन थीटा करोगे, यहाँ पे भी v साइन थीटा करोगे, कैंसिल होगा। तो टाइम पीरियड में की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो यही आने वाला है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। अब इसमें एक चीज और होती है, वो होता है पिच, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच ऑफ हेलिकल पाथ।
ये क्या होता है, जितनी देर में इसने एक सर्कल कंप्लीट किया, एक राउंड कंप्लीट किया, उतनी देर में कितना आगे गया, तो ये आगे भी तो जा रहा है। तो वन राउंड कंप्लीट हुआ, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, आगे भी बढ़ रहा है, और ये कंप्लीट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, ये आगे भी चला गया ना, तो आगे कितना जाएगा, दिस कॉल्ड पिच। सो पिच इज स्मॉल p, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v cos थीटा, v cos थीटा है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड। तो एक सर्कल कंप्लीट जो हो वो वाला टाइम होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ से p आपका सिंपल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो मतलब हो जाएगा v cos थीटा स्पीड इनटू टाइम पीरियड, मतलब v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन qb. This is the formula for pitch. I do not recommend you remembering this formula. It is ultimately this multiplication of v cos theta into 2 pi m upon qb. Right? स्टैंडर्ड है एकदम, कोई इसमें दिमाग लगता नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ये दिया हुआ है। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं कराने वाला हूँ। ये बोर्ड वाला स्टेप है, मतलब बेसिक अगर क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो मोमेंटम देख लिया, ये देख लिया, काइनेटिक एनर्जी देख ली, ये देख लिया, ये देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये एक बाउंड्री है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म बी नॉट, और नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड है 2b नॉट। ये है इनटू द प्लेन, ये है इनटू द प्लेन, ये है, क्या करूं, कॉम्प्लेक्स करूं, चलो कर देते हैं। ये है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक। अब वो यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से v वेलोसिटी, मतलब जस्ट स्लाइटली अबव दिस लाइन, इट एंटर्स इन द ये वाला मैग्नेटिक फील्ड v वेलोसिटी, ठीक है। या इसको हाँ एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, इसको क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, इसको ऐसे एंटर कराते हैं v से, ऐसे पार्टिकल को लाके इस ऐसे वेलोसिटी, मतलब ये अंदर चला गया ऐसे। क्या होगा इसके साथ जरा ये समझो। इस पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट है जो मेंस और एडवांस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा गया है। क्या पूछेंगे कि भाई ये मान लो अगर हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये 2 राउंड बाद एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, 3 राउंड बाद कहाँ पे होगा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, ये सब कहानियाँ पूछेंगे। तो पहले इसके मोशन को समझो कि साथ होगा क्या। जब ये यहाँ पे आया पहली बार तो इस पर फोर्स लगेगा, ये है B, ठीक है, और ये है E, ठीक है। मान लो ये हमारा नेगेटिव पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो है ये -q का है, -q, ठीक। तो ये हुआ B अंदर और ये हुआ V, और नेगेटिव पार्टिकल तो फोर्स ऐसा हो जाएगा, मतलब फोर्स ऐसा, तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उधर सेंटर, कहीं यहाँ पे सेंटर आएगा इसका, और ये सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक। तो इस तरफ इसका सेंटर है, तो किस तरह करेगा ये, आप खुद सोचो कि यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये इस तरीके से, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। देख लो यहाँ पे भी सब जगह इस तरीके से मोशन करता हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आया, डायरेक्शन देखते रहो, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स हो गया ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से ये
अब किसी ने पूछा कि अगर मान लो यार ये 0,0 है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ, पहले वाले सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर ये 0,0 है। यार ये सेंटर यहाँ पे आप ऐसे चल के आ रहे हो, ये रेडियस है, तो ये जो भी होगा r,0 होगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी नॉट, ऊपर वाली मैग्नेटिक, अभी ये ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड में। अब इस पॉइंट पे भाई इंटरेस्टिंग हो रहा है, इस पॉइंट पे आते जैसे ही इधर आया, जरा उस मोमेंट के बारे में सोचो कि ये इधर आ रहा है सर्किल में, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड जो है डबल हो गई और डायरेक्शन अब बाहर आ गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है ये प्लीज सोचोगे मत, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये घुसा था ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो घुसा ऐसे, इस पे पहले फोर्स देखा जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर आप लोग की साइड और ऐसे, राइट। तो ये गए बाहर मैग्नेटिक फील्ड, ये गई वेलोसिटी, तो फोर्स आता था ऐसे, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो फोर्स हो जाएगा ऐसे। तो इधर कहीं इस पे फोर्स आएगा तो सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा, सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे घूमेगा जिसकी रेडियस होगी mv अपॉन 2qb नॉट। इसीलिए मैंने, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया हुआ है तो समझा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है छोटा सर्कल बनेगा, ये छोटा सर्कल बनेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस इसकी कम होगी। अब कोई पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हेन इट कट्स द एक्स एक्सिस सेकेंड टाइम। क्वेश्चन बनाया मैंने, व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल एक्स द एक्स एक्सिस सेकेंड टाइम। तो मतलब आपसे वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, राइट। तो ये आप निकाला आपने, ये तो ये हो गया 2r, तो ये हो जाएगा 2r2 और भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसको ना भूल जाओ वहां से वहां तक, प्लस 2r1, सो 2 टाइम्स r2 प्लस r1। यहां पे वो सेकेंड टाइम एक्स एक्सेस को कट करेगा। सेंटर ऑफ द अदर सर्किल कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2r1 प्लस r2,0, इसको बोल देता हूं मैं O2, इसको बोल देता हूं O1, ठीक है। तो O2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2r1 प्लस r2, 0, राइट। अब देखो मजे लेगा वो आपसे, एडवांस में जा रहा हूं मैं, अब वो मजे लेगा। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, लेट्स से दिस पॉइंट इज O and let's say this point is P. What is the average velocity of the particle from point O to P? या ऐसे O to P नहीं बोलेगा, what is the average velocity of the particle from starting till it cuts the x axis again? अब एक नॉर्मल बच्चे को ये प्रॉब्लम ऐसी लगेगी पता नहीं क्या तूफान पूछ लिया, एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा रहा है, घुमा रहा है ऐसे वैसे, और उसके ऊपर भी छोड़ नहीं रहा, गला पकड़ के बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी निकाल के दो। आपने क्या करना है गाइस, कुछ भी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप यहां से यहां आए हो, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r1 प्लस 2r2 जो आपने ये निकाला। टाइम क्या है, इसका टाइम पीरियड उसका हाफ t1/2, t1 क्या होगा 2πm अपॉन क्यू बी नॉट, t1/2, ठीक है। ये क्या होगा t2 2πm अपॉन 2qb नॉट, t2/2। टोटल डिस्प्लेसमेंट सामने दिख रहा है 2r1 प्लस 2r2 टाइम t1/2 प्लस t2/2।
हो गई एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी ने पूछा एवरेज एक्सेलरेशन। ये सारे क्वेश्चंस गाइस कहीं ना कहीं आ चुके हैं एडवांस में, मेंस में, कि किस तरह से वो चीज़ों को जोड़ते हैं। आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि एडवांस वाले, जेई वाले, मेंस वाले किस तरीके से चीज़ों को जोड़ते हैं। जिस दिन आप उस प्रॉब्लम मेकर के अंदर घुस गए, उसके दिमाग में, ये करवाना क्या चाह रहा है मुझसे, आप खेलोगे उसके दिमाग के साथ, मैं वो लेवल आपको अचीव होता दिखाई देगा विद हार्ड प्रैक्टिस, कि वो खेल रहा है आपके साथ। उसने पहले ये R=mv सब करवाया आपसे, फिर बोला अब इसको यहाँ से हट के आप चले गए काइनेमेटिक्स की तरफ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सी बड़ी बात है, इसको किनारे करो, जो हो रहा है सामने उससे एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। मतलब आया था वो v वेलोसिटी से, हमें मालूम है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि v इज परपेंडिकुलर, तो रहेगा तो ये v। लेकिन इस समय ये देखो, इसकी वेलोसिटी ये है v। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखा जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 आएगा, बिकॉज v था इधर, v था इधर। हाँ, अगर वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पूछता एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये हो जाता v माइनस माइनस v अपॉन टाइम, जस्ट t1/2। क्या आप लोग हो मेरे साथ? एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट O एंड, उसको नाम दे दो यार कुछ, O3, ठीक है, पॉइंट O एंड O3, मतलब इस हाफ सर्किल में इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? इधर v है तो ये माइनस v है, तो चेंज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस माइनस v अपॉन टाइम। टाइम कितना हुआ ये? t1/2, और t1 क्या है? 2π1। दैट्स इट। तो किसी भी लेवल पे इसमें जाके खेला जा सकता है, इसीलिए ये फेवरेट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी और बोर्ड का भी। ठीक, अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होती तो ये सेम साइज का बनता, ये सब। अब ये सीधी सी बात है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड सेम होती और बाहर की तरफ होती तो ऐसा बनता। अगर सर ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे ही होती, अरे अगर ऐसे ही होती तो ये सर्किल कंप्लीट करता ना भाई, तो हम कर ही चुके हैं, राइट? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें देखो, ऐसा है, प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू द प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट आपको जोड़ के चलना है सारे के सारे, कि फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, R=mv/qb, T=2πm/qb, ठीक है। और वो मोमेंटम वाले वेरिएशंस, काइनेटिक एनर्जी वाले वेरिएशंस, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन वो करते हैं कि यहाँ पे डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो थोड़ा लगता है कि बहुत खतरनाक, लेकिन वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक सिंपल फोर्स लगाता है Q/E, उसमें ये क्रॉस उसका फंडा ही नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। तो वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, दोनों को जोड़ दिया तो आपको क्या है, दोनों फोर्सेस को अलग अलग ट्रीट करना है। तो इसमें पहले क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमको ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करे, मतलब जैसे कि यही सिनेरियो था मान लो, ठीक है। यहां से हमने, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन ना कर पाए, ठीक। मान लो यहां पे आया, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ QVB, जिसकी वजह से ये नाचना शुरू करेगा, घूमना। मान लो आपको नहीं नचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिवर्स फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसको नलिफाई कर दे। मतलब V के परपेंडिकुलर आप एक ऐसा फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दो इस तरीके से, यहां पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इस पे QE फोर्स लग गया, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। तो QVB अपना काम कर रहा है, QE अपना काम कर रहा है। अब आपने कुछ इस तरह से सेटअप किया हुआ है कि QE और QVB एकदम अपोजिट है। तो अब अगर ये दोनों इक्वल भी हो जाएं तो क्या होगा, ये बंदा स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 तो न्यूटन का
सेकंड लॉ आ गया, फर्स्ट लॉ आ गया। अगर नेट फोर्स 0 तो ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जो था वही होगा, जो था वही होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू से क्यू हैप्पी बर्थडे करो, यहाँ से वी आ गया आपका ई बाय बी। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ई और इसका रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बराबर आ जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह सेटअप किया जाए, इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर में। वेलोसिटी सिलेक्टर ऐसा होता है कि मान लो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहीं से एमिट हो रहे हैं, कोई सिनेरियो से रेडियो एक्टिविटी हो सकती है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हो सकता है, और हमको सिर्फ प्रोटॉन्स को बाहर निकालना, बाकी सबको हमें उससे मतलब नहीं है, जाना तो जहाँ जा रहे हैं। तो क्या करेंगे कि वेलोसिटी हमें प्रोटॉन की अगर मान लो पता है, सिर्फ प्रोटॉन की पता, बाकी सबको जाना तो जहाँ जा रहे हैं, हम ई और बी का रेशियो ऐसा ले लेंगे कि वो प्रोटॉन की वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन हमारा चार्ज पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट है, हमें उसको सेलेक्ट करना है, तो हमने उसकी वेलोसिटी के बराबर ये कर दिया ई और बी का रेशियो। तो क्या होगा, बाकी सब चार्ज पार्टिकल तो जाएंगे इधर से जहाँ जाना होगा, स्ट्रेट लाइन में कौन सा आएगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन निकल के आ जाएगा, जिससे हमें मतलब है। तो इस तरह की टेक्निक लाई जाती है वेलोसिटी सिलेक्टर्स में, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या है डियर, मुद्दे की बात सिंपल ये है कि इससे डरना मत, इससे डरना मत, ये कुछ नहीं करेगा, ये वही करेगा जो इलेक्ट्रोस्टैट में करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्यूई लगा देगा। जैसे कि मान लो ये अपना सिनेरियो था जिसमें मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, पार्टिकल घुसा ऐसे, अब मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ऐसे, पार्टिकल पॉजिटिव था, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है ऐसे। तो क्या होने वाला है, सब कुछ वही होने वाला है कि v sin थीटा को तो पकड़ लेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब इस पे आ जाएगा फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब इसको ऐसे देखो तो Q इंटू बी इंटू वी साइन थीटा ऐसे लिखिए, तो v साइन थीटा इसका ले गया ये घुमा देगा, इसको ये घुमा देगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, घुमा देगा। v cos थीटा, अब v cos थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि v cos थीटा पे b कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो उसकी पैरेलल हो गया, तो v क्रॉस b 0, तो ये b ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब e है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी ये लेके और एक एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या लेके, q e बाई m लेके ये आगे बढ़ जाएगा। तो भाई अब आप जो प्यार से पिच निकाल रहे थे v cos थीटा इंटू टी, ये नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रही। तो अब आपको वही लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन, तो पिच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब इसमें क्या दिक्कत है करने में भाई, v cos थीटा इंटू टी टाइम पीरियड इंटू हाफ ए क्या होगा, क्यू ई बाई एम इस डायरेक्शन का इंटू टी स्क्वायर। तो अब पिच कांस्टेंट नहीं रहेगी, पिच बदलेगी टाइम। मतलब एक ऐसा होगा कि बिल्कुल पहले शुरू में धीरे धीरे चल रहा होगा, फिर ये स्पीड से भागना शुरू कर देगा, तो उसको एक्सेलरेशन भी मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो व्हाट इज द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि चीजों को आइसोलेशन में देखना सीखो। अब हम लोग ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म करने वाले हैं, और अगर यू हैव टू स्टे इन द गेम, जितना कुछ पढ़ा है सबको आइसोलेशन में रख के इंडिविजुअली अप्लाई करने का मत भूलो, क्योंकि आपको वेक्टर का रेजोल्यूशन सिखाया ही इसीलिए गया था कि इसको अलग देखो, इसको अलग देखो। पार्टिकल एक ही है तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट। इससे ज़्यादा टफ प्रॉब्लम एडवांस में अभी तक नहीं आएंगे जो मैंने आपको आज पढ़ाया है कॉन्सेप्ट वाइज, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। इससे ज़्यादा टफ प्रॉब्लम जेईई एडवांस तक में नहीं आए, सब कुछ इसी में है इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो मैंने आपको स्टार्ट किया था सबसे सिंपल केस, सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर सर्कल, फिर उससे गए हम हेलिकल, हेलिकल के बाद हम गए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, तो क्या कहानी होगी वो किया हमने, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएं कि स्ट्रेट लाइन मूव करना है, वो भी कर लिया। और अगर नहीं कुछ है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, वैसे हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है फोर्स ऑन अ, ये आजकल लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर। पहले स्ट्रेट ले करेंगे, फिर इसको बाकी एक्सटेंड करेंगे। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मतलब क्या है यार, पहले हमने ना चार्ज पार्टिकल अकेले अकेले लेको वो देख लिया, फोर्स हो गया QVB। ये तो अकेले चार्ज पार्टिकल की बात होगी, बट अकेला चार्ज पार्टिकल होता कहाँ है लाइफ में? होती तो है करंट। वो किस में होती है? किसी वायर में। तो उस वायर पे कितना फोर्स लगेगा? सीधी सी बात है, हमको मालूम है करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ये हमने बायो सेवर्ट्स में किया था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, B = μ0/2π I/r, उस मैग्नेटिक फील्ड थी। अब अगर इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले बंदे को तुम दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाओगे, फोर्स लगेगा। तो फोर्स निकालना है, चलो निकालते हैं उस फोर्स को। मानते चलो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर, ठीक। इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये इसकी लेंथ है L, और यहाँ पे एक लगी हुई है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म B। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है यार, तो करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, मतलब वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के पास, और कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। लॉरेंट्ज फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि भाई हमको पता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा, कैसे भी कर रहे दो, ये मूव कर रहा होगा, तो इस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसको FP मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैट वाला ही नहीं है, चार्ज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन। ये होगा QVB। Q कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। V रहने तो कुछ वेलोसिटी। क्या मैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले सकता हूँ? ले सकता हूँ? बिल्कुल। अल्टीमेटली ड्रिफ्ट क्या होती है? यही तो होती है, ठीक है। B तो B है, ठीक है। साइन थीटा कुछ भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग। अभी इस केस में तो दिख रहा है कि ये E ऐसा ही होगा और V ऐसी है, परपेंडिकुलर है, बट ठीक है, कुछ एंगल रहने दो, उसको लेके चलते हैं। ये फोर्स आ गया एक इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन भाई हमें तो फोर्स चाहिए था वायर पे। ये तो सर हम भी कर सकते थे, QVB sin थीटा, इस पर कौन सी बड़ी बात की आपने? हाँ, बात तो सही है यार, बड़ी बात तो नहीं है। हमें चाहिए इस पे फोर्स। ये आप लोग एग्री करते हो कि इलेक्ट्रॉन जो जैसे भी मूव कर रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में कर रहे होंगे। अगर करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। ड्रिफ्ट मतलब हो सकता है कि बीच में कहीं इधर उधर मूव कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल ड्रिफ्ट एक डायरेक्शन में होगी। तो अगर उनका चार्ज भी सेम साइन का है, उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो क्या फोर्स सबका अलग आएगा? डायरेक्शन वाइज सेम आएगा। तो इस पूरे वायर पे जो फोर्स आएगा, वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के फोर्स का सम होगा, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो अब बात इतनी बची कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये निकाल लो। जितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो उस फोर्स को, ये सब ऐड होने, तो वो कैसे निकलेगा? तो भाई इसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ले आओ भाई इसको पिक्चर में, कुछ तो बताओगे ना भाई, फोर्स निकलवा रहे हो तो कुछ तो उसकी जन्म कुंडली में से निकल के दोगे ना मुझे। ठीक है, दो ये डेटा मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इस कंडक्टर का। हर एक का होता है, कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, सिल्वर का होता है, इसका भी कुछ होगा, दे दो। तो भाई ठीक है, अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें, ये क्या आ जाएगा? ये पर यूनिट वॉल्यूम, ये एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये इसकी लेंथ, स्मॉल एल लिख लेता हूँ, ठीक। सो टोटल फोर्स कितना आ गया है? N इंटू ए इंटू एल इंटू ई इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे, और ये है एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स। मैंने कहा डायरेक्शन सेम है, उसको जोड़ दो
तो इस सारा फोर्स पूरे किसको मिलेगा, अल्टीमेटली इस वायर को मिलेगा। अब आपको कुछ दिख रहा हो गया, वी डी ई एन ए, वी डी ई एन ए क्या होता है ये, आई, तो ये हो गया आई एल बी साइन थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको पता है, ठीक है। मैंने डेरिवेशन करके इसलिए दिखाया, रिकॉर्डेड है, बट करके इसलिए दिखाया कि कभी कभी वेरिएशंस, अभी एडवांस लेवल पर क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के वेरिएशंस आएंगे, तो यू कैन जस्ट कनेक्ट कि कैसे हमने एक्चुअली ये फोर्स निकाला था, राइट, व्हाट वाज द लाइन थिंकिंग बिहाइंड दिस, आई एल बी साइन थीटा। अब इसका एक वेक्टर फॉर्म है, तो ये इसका अच्छा प्यारा सा फॉर्म है, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है, वो सीखेंगे हम। वेक्टर फॉर्म, इसको हम लिखते हैं गाइस एफ बी इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी। एक्चुअली वही आएगा, आई एल बी साइन थीटा आएगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। एल वेक्टर क्या है, एल वेक्टर, प्रोफेसर एल वेक्टर बता दो, तो एल वेक्टर ये है अलोंग द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एल क्रॉस बी। अब बात आती है फोर्स के डायरेक्शन की यार। तो फोर्स के डायरेक्शन में दो रूल हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं है, मैं इसमें भी वही राइट हैंड पाम यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही राइट हैंड पाम यूज़ करेंगे तो इजी हो जाएगा आपने, ठीक है। तो कैसे देखो जस्ट करना है इसको, मान लो ये अपना करंट का डायरेक्शन है, ठीक, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू तो यहाँ से निकल गई आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा 90 हुआ तो आई एल बी हुआ, ठीक। अब चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वही राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब। अब यहाँ पे थंब वेलोसिटी नहीं है, थंब करंट है, सिंपल है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ही नहीं है, जस्ट अलाइन दिस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वैल्यू वो लिखी हुई है एल बी साइन थीटा। इस केस में वैसे भी आई मतलब एल वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई एल बी। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मोर ऑफन देन नॉट आपके जितने केसेस आएंगे वो में थीटा 90 ही होगा, और अगर नहीं है तो आई इंटू एल क्रॉस बी। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, क्यों, कभी कभी वो एल वेक्टर कुछ दे देंगे आई जे के, बी दे देंगे कुछ आई जे के, और बोलेंगे फोर्स निकालो, तो जब आई जे के में खेलेंगे तो आप ये यूज़ करोगे, नॉर्मली आप ये यूज़ करोगे, ये आपका फोर्स आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे होती, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती अलोंग द प्लेन लाइक दिस, अब आप वायर को ऐसे ही रख दो, करंट कैसे भी ऐसे ऐसे कैसे भी होना दो करंट, फोर्स जीरो आना है, एल वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो गए, एल क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, या फिर एल बी साइन थीटा इज साइन जीरो और साइन 180, दोनों केस में जीरो है तो फोर्स जीरो। इन अ वे कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं निकाल पता होती किस डायरेक्शन में, तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है, करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स जीरो मिल गया, दैट इज इधर दिस वे और दिस वे मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो दिस इज अ टेक्निक विच इज यूज इन प्लेसेस वेयर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट नोन। एक करंट कैरिंग वायर को ले आए और उस पर फोर्स मेजर करने का एक तरीका ढूंढ लिया कोई, तो जिधर फोर्स जीरो हो गया उधर डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब डियर यहां से इस फॉर्मूले से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो टेस्ला है, यूनिट है, ये उसका डायमेंशन हम यहां से हम देखेंगे इस फॉर्मूले से कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगे, क्योंकि वो म्यू नॉट बाई 4 पाई से कुछ नहीं निकलेगा, अब निकल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल, तो यहां से बी अगर रखें तो फोर्स अपॉन आई एल,
डायमेंशंस अब निकाल सकते हैं। फोर्स mlt-2 I एम्पियर, ठीक है, और L हो गया अगेन L। यहां से यहां हैप्पी बर्थडे हुआ, ये हो गया mt-2 A माइनस, ये डायमेंशंस ऑफ ठीक। अब तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं कि वायर ऐसे रखा हुआ है, इतनी लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स निकालो, IBL करना होता है। ये वैरायटी है जो कि आपको शायद MSc CET या बोर्ड तक, आप लोग वैसे बोर्ड से भी नहीं आता इतना सिंपल, बट अगर आया तो एक आध नंबर का MCQ आ सकता है। सिंपली ये फॉर्मूला जहाँ पे आपको ये दे देंगे, करंट दे देंगे, ये दे देंगे, थोड़ा सा वो ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट कैसे करेंगे कि भाई एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर है कुछ इस तरीके से, इसमें कुछ करंट I फ्लो कर रही है, इसका मास जो है वो m है। अब यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगानी है हमको विथ सूटेबल डायरेक्शन एंड वैल्यू सो दैट इट डजंट फॉल। मतलब ये मान लो वर्टिकली ऐसे इसको हमने होल्ड करना है, हैंग करना है, जादू करना है कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, ऐसी वैल्यू की, ऐसी डायरेक्शन में कि ये गिरे नहीं। तो मतलब क्या चाहिए, ये गिरेगा क्यों? बिकॉज इसको mg फोर्स लग रहा होगा, गिरेगा नीचे, नीचे कुछ है ही नहीं बेस। तो रोक सकता है कौन? IBL। अगर इसमें I करंट फ्लो कर रही है तो रोकने वाला फोर्स आ सकता है। अगर ऊपर आ जाए तो आ जाएगा IBL, इसको रोक सकता है। अगर ये IBL और mg बराबर हो जाए तो रुक जाएगा। अच्छा, फोर्स चाहिए भी इस डायरेक्शन में, तो B कैसे होनी चाहिए? B मान लो करंट ऐसे है तो B अंदर होनी चाहिए, तो वी वुड नीड ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड। इनसाइड होगी, डायरेक्शन ऐसी है दी हुई है, तो इसको ऊपर फोर्स मिलेगा, राइट। सो वी कैन अप्लाई अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें फोर्स IBL साइन 90 हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये IL वेक्टर और 90 वेक्टर हो गया ना, IBL साइन जेटा, IBL साइन 91 हो गया, ये mg के बराबर हो जाए। यहाँ से आप B निकाल दोगे। You would need a magnetic field of equivalent value mg upon I into L। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, थोड़ी सी मैकेनिक्स उसमें इन्वॉल्व कर दी, ठीक। कभी कभी ऐसे करते हैं कि ये एक वायर है, इसको ना 2 स्ट्रिंग से टांग दिया, यही क्वेश्चन को घुमा के पूछा, बस 2 स्ट्रिंग से टांग दिया ऐसे, इसका मास m है, mg फोर्स लग रहा है, इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं I। व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द टेंशन इन द वायर इज 0? व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सो दैट टेंशन इन द वायर इज 0? टेंशन को 0 करना मतलब क्या? पूरा mg जो है IBL से मान लो, तो यहाँ 0 जाकर टेंशन, mg को पूरा IBL से मान ले अगर, तो वायर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता, नेट फोर्स 0, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक 10 मिनट बचे हैं, वो कवर कर लें, क्योंकि वो जरूरी है हमारे चेक पॉइंट 3 को पूरा अटैक करने के लिए। दिस इज लाइक फोर्स बिटवीन, ये लास्ट टॉपिक है गाइस आज का, फोर्स बिटवीन टू, सॉरी गाइस एक चीज और हम भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारा वायर स्ट्रेट नहीं है, सॉरी, इफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE बोर्ड, JEE मेंस, JEE एडवांस दोनों, इफ वायर इज नॉट स्ट्रेट, नॉट स्ट्रेट मतलब क्या? सर्कुलर, एनीथिंग, आर्क, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी, आर्बिट, इट्स नॉट स्ट्रेट, सिंपली इट्स नॉट स्ट्रेट। तो क्या होगा? तो भाई समझ लो इसमें क्या होगा। मान लो मेरा वायर कुछ इस तरीके से है, ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये प्लीज याद रखना, ये जो बता रहा हूँ ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो भैया मेरे को गाली मत दे देना कि सर आपने बताया था, आपने नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मूला लगा दिया। ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए, जो भी डायरेक्शन चल रहा है यूनिफॉर्म के लिए चल रहा है। दिस इज
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब ऐसे रख दिया इसको टेढ़ा मेढ़ा वायर, तो अब क्या करें? तो एक प्रॉब्लम क्या है कि ये इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है। ओरिएंटेशन बदलने की वजह से क्या हो गया कि आप सीधा ILB कंसिडर नहीं कर पाओगे। तो तरीका क्या है? क्योंकि कभी डीएल वेक्टर ऐसा है, 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 कभी डीएल वेक्टर ऐसा है। तो अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखो तो नेट फोर्स अगर आपको निकालना हो तो छोटे छोटे डीएल पे जो फोर्स लग रहा होगा, DL1 DL2 DL, इसको मैं बोलूँ DL1, इसको बोलूँ DL2, इसको बोलूँ DL3, ऐसे मैं छोटे छोटे डीएल काटूँ तो मैं बोलूँगा कि फोर्स लग रहा होगा I DL1 क्रॉस B प्लस I DL2 क्रॉस B। इस तरीके से मैं जोड़ता जाऊँगा इसको। I सब में आ रहा है, B सब में आ रहा है, और B यूनिफॉर्म है तो B बाहर निकाल लिया। तो अगर आपने B बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? DL1, यहाँ क्रॉस लगा लो, सॉरी, DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 प्लस ये पूरी कहानी आ जाएगी। अब खुद सोचो, आपने एक पॉलीगॉन लॉ पढ़ा था, DL1 DL2 DL, ये सब पॉलीगॉन जहाँ पे खत्म हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इसको इससे ज्वाइन कर दो, दिस इज योर नेट डीएल वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। अरे यार, अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, फिर ये एक वेक्टर है, फिर ये एक वेक्टर है, ठीक है, अगर आपको इसका नेट इफेक्ट चाहिए, मतलब आपको वेक्टर समझो, DL1 प्लस DL2 वेक्टर समझ तो कर रहे हो, तो ये क्या होगा? जस्ट ज्वाइन द टेल ऑफ दिस टू द हेड ऑफ दिस, दिस इज योर इफेक्टिव वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ? ये सब तो हो गई कहानी। मतलब क्या हुआ? A से B को सीधा ज्वाइन करो और ये लेंथ निकालो, इससे मल्टीप्लाई। तो F विल बी इक्वल टू IBL इफेक्टिव। प्लीज रिमेंबर दिस, F इज इक्वल टू IBL इफेक्टिव। L इफेक्टिव क्या? वो एक एंड से दूसरे एंड को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अगर इससे एक और चीज निकली, अगर मेरे पास किसी ने इस तरीके का सिनेरियो दिया कि भाई मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, मैंने एक करंट कैरिंग वायर को ऐसे करके रख दिया, पूरा लूप बना के। F विल बी IBL इफेक्टिव। L इफेक्टिव ने सर ने बताया था कि जहां से स्टार्ट करो वहीं पहुंच जाओ, L इफेक्टिव हो गया 0। क्लोज लूप तो फोर्स 0। मतलब एक कॉन्सेप्ट यहां पे आप लिख लीजिए बहुत अच्छे से, कैसे भी शेप का होने दो, कैसी भी शक्ल का होने दो, अगर करंट कैरिंग लूप है, मतलब पूरा लूप कंप्लीट हुआ है, केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। मैं नेट फोर्स 0 नहीं बोल रहा हूँ भाई, एक बार एक बच्चे ने बोला सर नेट फोर्स 0 बोला तुमने, भाई नेट फोर्स कहाँ 0 बोल रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। IBL साइन जेड 0, FB विल बी 0। मतलब करंट कैरिंग लूप कैसा भी हो, सर्कुलर, ऐसा लूप बना दो आप, करंट कैरिंग लूप है, 0 हो जाएगा फोर्स। आप ऐसा लूप बना दो, 0 हो जाएगा फोर्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए तो 0 हो जाएगा, बिकॉज L इफेक्टिव विल बी 0, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट करोगे वहीं पे खत्म करोगे। चलो, अपना लास्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है गाइस हर जगह मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ पे सिंपल है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, ये लॉन्ग वायर्स हैं, लॉन्ग वायर्स। ठीक, बस अब लास्ट टॉपिक। आई नो यू गाइस हैव बीन वेरी पेशेंट, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने आज, बट क्या करें यार,
रेस में आगे रहना है तो मेहनत तो अलग करनी पड़ेगी। एक ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I1। इसके पास में, मतलब ये नहीं कि एक बार यहाँ रखा है दूसरा मतलब कि कोक ने चौक पर रख दिया और फोर्स निकाल लें, यार नियर बाई विसिनिटी में, ठीक है ना। इसमें है करंट I2। इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं कुछ R, या फिर चलो D ले लो, D ले लो। अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अ करंट कैरिंग वायर इज ए मैग्नेट, अ करंट कैरिंग वायर इज ए मैग्नेट। इसको बोलते हैं वायर A, इसको बोलते हैं वायर B। अगर A और B मैग्नेट पास में रखे हैं तो दो ही ऑप्शन है, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रेपेल करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रेपेल करेंगे, क्योंकि ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट वॉट कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, वही फोर्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो पहले डायरेक्शन समझो। पहले काम करते हैं, इस वायर की वजह से यहाँ पे जरा मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कैसी हो। लेट्स गो बैक टू बायो सवार्ट्स। भाई हमारा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गई मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब इसको भूल जाओ, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी कहाँ से है मतलब नहीं है अपने, यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि सब डी 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 पे है, लॉन्ग वायर तो μ0/2π I/d है, तो पूरे वायर पे डी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है ये। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? IBL। तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A वुड बी I। करंट इसका लेते हैं भाई, जिस वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं तो करंट इसका लेंगे ना, IBL। तो I2 मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले की होगी, B1 वाले की, क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो ये इनटू इसकी लेंथ मान लो L। I2 तो I2 हो गया। B1 क्या है? B1 अभी मैं लिखा था कि भाई μ0/2π I1/d। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो इस वाले की है ना, तो वो तो I1 से होगी इनटू L। तो ऐसा क्या आ गया? μ0/2π I1/I2/d, और यहाँ पे L को हम करते हैं नीचे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स निकाल लिया पर यूनिट लेंथ, μ0/2π I1/I2/d। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चलो राइट हैंड पाम पर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स, फिर डायरेक्शन। अब यही काम अगर आप रिपीट करके देख लो, यही काम आप पूरा रिपीट करके देख लो गाइस, आपको यही चीज मिलने वाली है। फोर्स ऑन दिस वायर बिकॉज ऑफ दिस, सब कुछ यही आ जाएगा। डायरेक्शन ये हो, आप लोग करके देख लो। पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखो, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस वाले की इधर, और फोर्स लिखो, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, IBL की वैल्यू डाल, B1 या बजाय I1 F ऑन A ड्यू टू B, ये हो जाएगा I1 B2। आप करके देख लो, ले देके यही आ जाएगा, राइट। क्लासिक मिस्टेक, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते तो जीरो होता वो। आ रहा सबको यही? हाँ, देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, बाहर, बाहर, डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बाहर, तो ये हो गया ये, ठीक। अब ये देखो
करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, पाम। ठीक है। सो अगर इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I ले लें, तो इस फोर्स पर यूनिट लेंथ को इधर ऑफ द वायर वही सेम है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I स्क्वायर बाई। गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग वायर्स केप्ट अ डिस्टेंस b अपार्ट। अगर करंट सेम है, अगर करंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे I स्क्वायर हटा के बस I1 I2 कर देना, राइट। अगर पूरे वायर पे लेंथ फोर्स पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूले से फोर्स आता है ये पर यूनिट लेंथ होता है। लेंथ ऑफ द वायर अगर दे रखी है कि इतने सेगमेंट पे फोर्स निकालो तो उससे मल्टीप्लाई कर देना इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर पूछा कि इतने सेगमेंट पे कितना फोर्स लगेगा तो ये पर यूनिट लेंथ है और लेंथ से मल्टीप्लाई करो। अब यही सिनेरियो आप जज करो कि जब करंट सेम डायरेक्शन में थी तो अट्रैक्ट कर रहे थे, क्या आप लोग जज कर सकते हो? वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्या आप जज कर सकते हो कि अब ये रिपेल करेंगे? ट्राई कर लो अपने आप। पहले मैग्नेटिक फील्ड जज करो, मैग्नेटिक फील्ड लाने के बाद फोर्स का डायरेक्शन जज करो। लास्ट चीज आज के लिए। चलो फटाफट देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड करंट हो गई ऐसे तो फोर्स हो गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे तो फोर्स ऐसे। इधर इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, भाई करंट पॉइंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा है कि मैंने ऐसे से लिखा ऐसे से हो रहा है, आप ये कर लो तब भी ऐसे ही आएगा। करके देख। मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये अंदर, अभी करंट ऐसे है ना, अरे लेफ्ट साइड वाले में ये वो वाला रूल है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला रूल है। मैं कर्ल करते हैं फिंगर्स को हम, तो फिंगर्स का कर्ल बताता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अंदर की जाएगा ना। ये उस दिन किया था, राइट भाई। इसका यहाँ पे अंदर कैसे आया था? ये करंट था और ये पॉइंट इधर था, तो अंदर। तो इसका देखो यहाँ पे करंट ऐसी है, पॉइंट इधर है, तो अंदर है ना। तो आप ऐसे भी करके देख लो, तब भी फोर्स ऐसे ही आएगा, राइट। कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो मतलब क्या है, मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा ये हुआ, सेम डायरेक्शन करंट, कैसा फोर्स आएगा? अट्रैक्शन। ये अपने को याद रखना है। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो या फिर अपोजिट बोला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन करंट, तो ये रिपल्शन आएगा, ये रिपल्शन आएगा। बस अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन ये। तो गाइस अभी आपको चेक पॉइंट 2
and checkpoint 1. checkpoint 1 प्लस checkpoint 2, ये हमने पूरा थ्योरी कर लिया है. सो ये आपका टास्क है, ठीक है. डेफिनेटली ये करना है आपको. इसके बाद कल का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब इन्हीं सबके प्रॉब्लम्स हैं. मतलब वी विल नॉट गो अहेड इन द सिलेबस. हम इसी का जो पूरे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है ना. तो थोड़ा आपको ये आज का रिवाइज करके आना पड़ेगा. checkpoint 1, checkpoint 2, और अगर आपको बनता है तो आप थोड़ा सा जेई वार्म अप के भी इन सेक्शन के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो. अच्छा लगेगा आपको. काफ़ी क्वेश्चन आपसे होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमने काफ़ी थ्योरी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो ये है 12 जुलाई को हमारा टेस्ट है गाइस. आपको याद रखना ये टॉपिक आ रहा है ना. तो प्लीज़ उस चीज़ में फोकस रखिए आप लोग. ओके, सेकंड थिंग, तो कल ये हो जाएगा. अब हमारे पास क्लास आएगा वेडनेसडे को. वेडनेसडे को हम लोग करेंगे लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, मैग्नेटिक डाइपोल. छोटा सा टॉपिक, ठीक है. और उसमें टॉर्क वर्क हो गया. और फिर जो बढ़िया टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर. श्योर एंड शॉर्ट ये बोर्ड्स में तो आता ही आता है और काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी फेवरेट टॉपिक है. इट इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, गैल्वेनोमीटर. तो ये अपना सिलेबस यहाँ पे वेडनेसडे को ये टॉपिक खत्म होता है फ्रॉम ए कवरेज पर्सपेक्टिव. बट वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. 12th को आप टेस्ट दोगे सैटरडे को. अच्छा, तो थर्सडे को, वेडनेसडे का सैटरडे आएगा, उसमें से क्वेश्चंस होंगे इसके गैल्वेनोमीटर के. उसके बाद आप टेस्ट दोगे. टेस्ट देने के बाद एक हफ्ते तक हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस करेंगे. आपके टेस्ट के जो रिजल्ट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे. और फिर एक हफ्ता निकलने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, विच इज EMI. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. We're running pretty fine. By July end आपकी बुक 1 पूरी फिनिश होगी और बुक 2 भी हम कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट. बुक 2 में जो मेन मीट था हम कर चुके हैं. तो वी आर वेल सेटल्ड, वेल पोजिशन टू फिनिश द सिलेबस इन जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक. दैट्स इट. उसके बाद 2 चैप्टर 11 के बचे हुए हैं वो.